बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं डॉक्टर अर्चना शर्मा, कांग्रेस नेता हैं, और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं धीरज भटनागर जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों ही का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। अर्चना जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, पीएम मोदी के संबोधन को आपने सुना होगा, क्या कहेंगी इस संबोधन के बाद? देखिए, मैं परम सम्मान के साथ कहना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री जी का अवतरण जो हुआ मीडिया के माध्यम से, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनको एहसास हुआ कुछ कमियां छोड़ी, कुछ गलतियां उनसे हुई, और एक अपराध बोध ग्रसित जो व्यक्ति होता है उसकी जो मनस्थिति होती है उसको अभिव्यक्त किया उन्होंने। और जब वो व्यक्ति ऐसा संबोधन देता है तो निश्चित रूप से अपनी कमजोरियों के लिए दूसरों पर टीका टिप्पणी या दोषारोपण किया जाता है, उसका भी अवसर उन्होंने नहीं खोया। मैं तो इतना जानती हूँ कि जो जिम्मेदारी उनकी थी सेकेंड वेव से बचाने की, उसमें नाकाम रही केंद्र सरकार। और उसका कारण सिर्फ ये नहीं था कि उन्होंने प्रयास किया और इससे नाकाम रहे, उन्होंने इसकी भयावहता को बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान दिया। पूरा देश जानता है कि फरवरी में केंद्र सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, उसने एक रेजोल्यूशन पास करके और अपनी पीठ थपथपाई कि कोविड पर हमने विजय पा ली। और इसके पश्चात वर्ल्ड इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस थी, उसमें सर्व जो बैठक थी सर्व देशों की, उसमें भी अपनी पीठ थपथपाते हुए कहा कि हमने कोरोना को मात दे दी। इसका दुष्परिणाम ये निकला कि आम जनता में इस जो मैसेज था पर्कुलेट कर गया कि हमको अपने गार्ड को कमजोर करना है या लोअर डाउन कर देना है, और उसके कारण जनता एक तरह से ये सोचने लगी कि हमने कोरोना पर विजय पा ली, और कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर से थोड़ा सा संकोच बढ़ने लगा, और उसके कारण कोरोना की भयावहता का हमने सामना किया। इसके इतर जिस प्रकार से कोरोना के मैनेजमेंट को नेपथ्य में डाल करके और अपना इलेक्शन मैनेजमेंट केंद्र सरकार ने किया और एक मिशन मोड में काम किया कि कैसे चुनाव जीतना है, और किस प्रकार से उन्होंने उस कोरोना को बढ़ाने में या संक्रमण को फैलाने में देश भर में योगदान दिया, इसका साक्षी पूरा देश है, पूरा विश्व। और जब विश्व पटल पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने केंद्र सरकार की इस नाकामी को उजागर किया, क्योंकि देखिए कोरोना एक ऐसी महामारी है, यदि मैं सुरक्षित हूं तो आप सुरक्षित हो, ये सबके लिए चिंता का विषय है। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जनवरी में शुरू हुई, जो कैटेगरीज बांटी गई, उसके बाद सवाल तमाम विपक्ष ने भी उठाने शुरू कर दिए थे। क्यों? कई राज्य सरकारें जो थी वो ये मांग कर रही थी कि कुछ जिम्मेदारी तो हमें भी दीजिए। देखिए अभिषेक जी, ये जिस तरह से प्रस्तुत किया जाता है ना, उससे मुझे आपत्ति है। मुझे एक भी एविडेंस आप दिखा दे कि कांग्रेस के किसी नेता ने कहा हो कि हम वैक्सीन खुद प्रोक्योर करना चाहते हैं। मैंने कांग्रेस तो बोला ही नहीं, सरकार इस जिम्मेदार, मैंने कांग्रेस तो बोला ही नहीं जी, मैंने तो विपक्ष बोला। लेकिन मैं कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में बोल रही हूँ, इससे मैं आपसे कहूं कि हमने कभी नहीं कहा कि साहब ये जिम्मेदारी जो डिसेंट्रलाइज की जाए, कभी हो ही नहीं सकती ऐसी सोच, क्योंकि जब एपिडेमिक एक्ट आपने लागू कर दिया पूरे देश में, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा दिया, तो सारी चीजें होम मिनिस्ट्री के अंडर आ जाती है। लेकिन हमने देखा नहीं हमारे गृह मंत्री को कभी कोरोना को लेकर के चिंता व्यक्त करते हुए। सिर्फ अभी कुछ दिनों पहले, कुछ दिन भी क्या कहें, 2-3 दिन पहले जरूर उनको मैंने टीवी पर देखा जब वो कह रहे थे हमने दूसरी वेव को एक तरह से नियंत्रित कर लिया है। तो ये सारी बातें इसलिए हो रही हैं, आज ये सारा जो संबोधन हुआ है देश के नाम, ये सिर्फ और सिर्फ सफाई देने का एक विफल प्रयास मात्र है। चलिए ठीक है, सफाई दी है पीएम मोदी ने, जो गलती उन्होंने की आपके अनुसार। ठीक है, अब धीरज जी, पूरे संबोधन को लगभग 30 मिनट का पीएम मोदी का संबोधन रहा है, 30 से 35 मिनट के बीच वो बोले। दो अहम बातें जहां तक मुझे लगी, वैक्सीनेशन को लेकर के बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, पूरे देशवासियों के लिए फ्री वैक्सीनेशन का उन्होंने ऐलान कर दिया। इसके अलावा जो उन्होंने बात कही कि वो तमाम वैसे लोग जिनको मुफ्त में अनाज हमने देने की बात कही थी, उसकी समय सीमा बढ़ा करके नवंबर कर दी गई है। ये दो अहम बातें रही, और आपके अनुसार कैसे देखते हैं इस पूरे संबोधन को? देखिए, मुझे ऐसा लगता है ये पूरा संबोधन सिर्फ जो जिस तरीके से देश ने ये हालात देखे हैं उनके ऊपर एक चद्दर डालने का काम किया गया है, उस पर पर्दा डाला गया है। आप एक तरफ पहले राज्यों को वैक्सीन खरीदने की लड़ाई में झोंक देते हैं, फिर आप आज घोषणा कर देते हैं कि वैक्सीन फ्री में दी जाएगी। ये काम पहले हो सकता था, क्योंकि जब पहले आपने बजट में पैसे रखे हुए थे 35,000 करोड़ रुपए वैक्सीनेशन के लिए, और बार बार पूरा देश जानना चाह रहा था, लोग पूछ रहे थे कि आखिर वो पैसा गया कहाँ, क्यों नहीं इस्तेमाल हो रहा है, तो वो इतना कुछ सहने के बाद आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? फर्स्ट वेव हम देख चुके हैं, सेकेंड वेव में हमने बहुत भयावह स्थिति देखी है।
तो ऐसा आखिर हो क्यों रहा है? मुझे लग रहा है ये सिर्फ जो डैमेज कंट्रोल है उसका एक हिस्सा है, इस तरीके से ये लोगों को बताना। दूसरी तरफ जो गरीबों को आप अनाज देने की बात कर रहे हैं, अब सक्षम बनाने की बात करिए, आप उनके हाथ पैर काटने की बात मत करिए, सक्षम बनाइए। आप कब तक अनाज दे दे के खिलाते रहेंगे? सिर्फ अनाज दे के मुंह बंद कराने की बात क्यों की जा रही है? सर आप देखिए इकोनॉमी कहाँ है, जो मजदूर है वो कहाँ है? लोग पूरे लॉकडाउन के चलते जो राज्य बंद हैं, लोगों के काम बंद हैं, उनकी वजह से जो घरों की स्थिति है कितने दिन तक। और सिर्फ आप गरीब तबके की बात क्यों कर रहे हैं? मझोला जो मिडिल स्ट्रेटा है वो कहाँ चला गया? सबसे ज्यादा प्रभावित मिडिल स्ट्रेटा भी है। उन लोगों की जिनकी नौकरियां गई हैं, जिन्हें काम नहीं है, वो सारे प्रभावित हैं। कहाँ तक मुफ्त में सबको बांटते रहेंगे? मुफ्त में देके मुंह बंद कराया जा सकता है, लेकिन सच्चाई को नहीं पलटा जा सकता है। मैं अभी भी इस बात से सहमत नहीं हो पा रहा हूं कि इसमें देर क्यों की गई है। आप ऑक्सीजन के लिए बात कर रहे थे, आप वेंटिलेटर नहीं है, इन सब चीजों की बात आप फर्स्ट वेव के बाद करके उसको इंप्लीमेंट कर देना चाहिए था। और अभी भी हम कैसे मान लें कि चला गया? आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना गया नहीं है, अभी भी बच के रहना है। ये बात पहली वेव में बोल देनी चाहिए थी, क्योंकि ये वायरस है जिसके कोई तोड़ था ही नहीं। अच्छा धीरज जी, देश को बता धीरज जी एक और चीज जो और उसका नतीजा क्या हुआ? जो फर्स्ट वेव था जहां वो कमजोर पड़ा, वहां पे क्या एक्सपर्ट्स जो कह रहे थे कि जरा संभल करके, क्योंकि दूसरा वेव भी आएगा, इस चीज के लिए आप तैयार रहिए, क्या एक्सपर्ट्स की बातों को जिस तरीके से नजरअंदाज किया गया उसका यह परिणाम रहा? और अब जाकर के स्थिति को जो बेहतर हो रही है, बस डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश एक तरीके से? देखिए बहुत सिंपल सी बात समझ लीजिए आप, ये वायरस है, वायरस की दवाई नहीं होती, वैक्सीन होती है। बिल्कुल। आपके पास वैक्सीन कितनी कारगर होगी आप सारा देश जान रहा है। कभी एक वैक्सीन लगाने के बाद आप बोलते हैं अभी 84 दिन का समय हो गया है, आप 4 हफ्ते से शुरू हुए थे और 84 डेज पे चले गए हैं। अभी बातें उठने लग जाएंगी कि एक बार वैक्सीन लगा लीजिए 6 महीने बाद ही काम करेगी। आप तय नहीं है कि वैक्सीन काम करेगी, कितने दिन करेगी। हम सब विश्वास के साथ वैक्सीन लगवाए जा रहे हैं। तो ऐसे में जो एक्सपर्ट हैं, जो इस पे काम कर रहे हैं, उन लोगों को बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। प्लस ट्रेंड देखना बहुत जरूरी है। आप देखिए पहले नहीं तो धीरज जी, इसमें जो समय का अंतराल है, 2 डोज के बीच के अंतराल का है, ये 2 डोज के बीच का जो अंतराल है, ये कोई पीएम बैठ करके तो तय करते नहीं है, या स्वास्थ्य मंत्री बैठ करके तो तय करते नहीं है, वो तो एक्सपर्ट्स ने कहा तभी उसे उस तरीके से किया गया। बिल्कुल ठीक है सर, ये मेरी बात एक आप समझने की कोशिश करिए। ये वही एक्सपर्ट है ना जिन्होंने वैक्सीन बनाते समय डिसाइड कर लिया था कि इसकी एफिकेसी कितनी है। जब बिना आपने लोगों के ऊपर ट्रायल किए हुए 16 जनवरी को आपका वैक्सीनेशन शुरू होता है और आप 16 फरवरी तक ही बता देते हैं एफिकेसी इतने % है, तो फिर अगर बार बार आप इसकी डेट। चलिए ठीक है धीरज जी, मैं आपके पास फिर आता हूं। और अर्चना जी एक और चीज देखिए, मांग लगातार इस चीज की उठ रही थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी यह मांग की थी कि देशवासी जितने भी हैं उनमें भेदभाव क्यों किया जा रहा है वैक्सीनेशन को लेकर के। कम से कम ये जो वैक्सीनेशन की बात हुई है कि अब सभी को फ्री वैक्सीन और केंद्र सरकार ही फ्री में वैक्सीन लगवाएगी, इसका कांग्रेस स्वागत करेगी या इसका भी नहीं? देखिए ये योजना जो होनी चाहिए थी शुरू में हो जानी चाहिए थी, लेकिन कोई आसानी से घोषणा नहीं की गई है। सब राज्यों में जब स्थितियां इतनी बेकाबू हो गई, गंगा में लाशें तैरने लगी, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भारत सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी कियोस है। मेन स्लॉटर दिल्ली के कोर्ट ने कहा कि क्यों नहीं मेन स्लॉटरिंग का केस लगा दिया जाए आप लोगों पर। यानी आपकी सब तरफ निंदा हो गई, आपकी कोई पॉलिसी थी नहीं। और जिन लोगों की जिम्मेदारी थी उनके स्थान पर वो लोग आते थे जिन लोगों को अकाउंटेबल बना देना चाहिए, लेकिन उनकी भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं की गई। और इतने बड़े कियोस्क के बाद जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कहा कि साहब ये वैक्सीन में भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भेदभाव निरंतर जारी रहा। आप वैक्सीन की बात करें, ऑक्सीजन उपलब्धता में भेदभाव जारी रहा। पीएम केयर्स के वेंटिलेटर्स की क्या हालत है वो आप लोगों ने खुद ने देखा। इसके इतर जो दवाइयां थी, हालांकि कोई इसका रिकॉग्नाइज्ड या यूं कह सकते हैं अधिकृत कोई इलाज नहीं है, लेकिन जिन दवाइयों पर हम निर्भर थे वो दवाइयां नहीं मिली। आज जो ब्लैक फंगस है उसकी दवाई हमारे पास जिस अनुपात में पेशेंट्स है हमारे पास नहीं है। तो ये सारा ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि हम नीतिगत रूप से भेदभाव की नीति पर विश्वास ठीक है अर्चना जी, अब एक चीज और, इस वक्त अशोक सिंह शेखावत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता हैं। अशोक जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। सर, पीएम
के पूरे संबोधन को आपने भी सुना होगा। मैं आपसे यही समझना चाहूंगा, मेहरबा आते आते देर क्यों कर दी? देखो कि जिस प्रकार से भारतीय वैज्ञानिकों ने और विदेशी के किसी प्रकार से अपन देख लिया, जिस प्रकार से 2 कंपनियां हिंदुस्तान के अंदर है और उन्होंने भरसक प्रयास किया और भरसक प्रयास के तहत सरकार ने उनका पूरा सहयोग किया और सहयोग से आज इस स्थिति के ऊपर आए। हमने कहा कि फ्री वैक्सीनेशन करेंगे, लेकिन कांग्रेस के कुछ मित्र थे कि साहब हमें दीजिए, सरकारें थी और कह रही थी साहब हमें स्वायत्तता दीजिए, स्वायत्तता हर क्षेत्र में दीजिए। वैक्सीन की जैसे इनको स्वायत्तता दी तो किस प्रकार से हाई उल्लाह किया। कई हमारी बीजेपी की शासित सरकारें में थी, सहयोगी सरकारें में थी, उन्होंने सबने सहयोग किया। लेकिन अब अर्चना जी ने कहा वेंटिलेटर 28/5/2021 का इनका एक लेटर है, उसमें इन्होंने एग्रीमेंट किया है कि जिला जो हॉस्पिटल होते थे उसमें 700 के लगभग वेंटिलेटर में से अब 550 वेंटिलेटर चल रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि वेंटिलेटर की बात कर रहे हैं। तो आपने लेटर कब लिखा केंद्र सरकार को? 29/4। जब आपके पास आपके तो 29/4 को पहले के लेटर कब बता रहे हैं? पहले के लेटर आप देखेंगे तो वो आ रहे हैं अक्टूबर 2020 में और उनका क्रमांक नंबर तक आप नहीं बताया कि आपने किस लिए है। 6 महीने बाद में आप लेटर लिख रहे हो और फिर आपके मोबाइल लूट रहे हो। अशोक जी, मैं वैक्सीनेशन को लेकर के मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया केंद्र सरकार के हिसाब से बहुत बेहतर तरीके से चल रही थी। जनवरी, फरवरी, मार्च का महीना बहुत शानदार तरीके से बीता केंद्र सरकार के अनुसार, तो उसे कंटिन्यू क्यों नहीं किया गया? अगर राज्य सरकारें यह मांग कर भी रही थी तो आपको तो दिख रहा था कि आपका जो प्रोसेस है वो बेहतर है आपके अनुसार, तो उसको फॉलो करते, क्यों छोड़ दिया लोगों को? राज्य सरकारें थी, देश की जनता तो आपकी थी। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि यदि किसी चीज का वैक्सीन आएगी या आपके ऑक्सीजन प्लांट के लिए आपका फंड आएगा या वेंटिलेटर प्रधानमंत्री केयर फंड से आएगा, वो लगेंगे तो स्टेट में ही। और इन्होंने मांग की, उस मांग की स्वायत्तता करी और आज ये लगता है कि आज तो कांग्रेस को खुश होना चाहिए ना, और उसमें भी राजनीति कर रहे हैं कि सब लेट क्यों किया। अरे भाई, आपका राजस्थान के अंदर तो आपकी गड्ढे में होती है, क्या सफाई दे रहे हो? और अभी आपकी सफाई क्या कर रहे हैं? आ रहा, ये क्या बातें करना चाहते हैं, कितने अधिकृत है अपनी पार्टी का बयान रखने के लिए? क्योंकि मुझसे तो कहा गया था कि अधिकृत व्यक्ति कोई आएगा जिससे आपको चर्चा करनी है। अब ये जो डेट्स लेकर के बैठ रहे हैं, अर्चना जी एक मिनट। अशोक जी, अर्चना जी मेरा सवाल आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। राजस्थान में क्या है उसके बारे में कुछ पता नहीं है क्या? अर्चना जी आप मेरे सवालों का जवाब दीजिएगा ना। मैं अशोक जी, मुख्यमंत्री बाहर निकले कभी? अशोक जी पहले बड़ी कर रहे, अशोक जी और कहीं निकले? अर्चना जी, अमित शाह जी को हमारे 40,000 यूनिट। अर्चना जी एक मिनट अर्चना जी, बीजेपी की युवा मोर्चा ने आपको क्या किया ये बताइए ना। उद्वेलित आत्माओं को और ज्यादा उद्वेलन पैदा करना चाहते हो? कैसे लोग हो? अर्चना जी और अशोक जी एक मिनट सर, देश को और सर एक मिनट, अशोक जी और अर्चना जी एक मिनट, अर्चना जी एक मिनट। अशोक जी, क्या मेरे सवाल को आप नहीं समझ पा रहे हैं सर? अशोक जी, मेरा सवाल वैक्सीनेशन को लेकर के, आप कहां वेंटिलेटर पे पहुंच जा रहे हैं? यह वही स्थिति है कि जिस तरीके से पिछले वक्त में हमने देखा है कि सरकार की तरफ से अगर स्वास्थ्य विभाग की बात हो तो शिक्षा मंत्री आकर के जवाब देते हैं, शिक्षा विभाग की बात हो तो रेल मंत्रालय के मंत्री आकर के जवाब देते हैं। वो वाली स्थिति हो गई है सर आपकी। सवाल जो मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, वैक्सीनेशन को लेकर के, आज ये देखिए कि हिंदुस्तान के अंदर 22 करोड़ 50 लाख के लगभग वैक्सीनेशन हो चुका है और 1 करोड़ 65 लाख के लगभग स्टेट के पास में सर आंकड़ा फिट कर लीजिए, 23 करोड़ पार कर चुका है। आप शायद पीछे चल रहे हैं। ठीक है अशोक जी, धीरज जी मैं एक छोटा सा क्लोजिंग कमेंट आपसे चाहूंगा। अशोक जी थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं अभी। धीरज जी, यही सबसे बड़ी परेशानी रही है कि गलती को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, और गलती को स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर उसे दुरुस्त कैसे करेंगे? बिल्कुल सर, वैक्सीन थी नहीं तो देते कहां से? आप बार बार कह रहे थे कि बन रही है, हमारे पास आ नहीं है ना, राज्यों को बाहर से मिल रही है।
तो सच्चाई ये है कि इस वक्त क्योंकि सारे मुद्दे गौण हैं, जैसे ही कोरोना के एक्टिव केस कम हुए हैं और देश में लोगों का ग्राफ, जो बीमारी का वायरस से इन्फेक्टेड लोगों का ग्राफ नीचे आया है, प्रधानमंत्री ने आके देश को संबोधित कर दिया है। क्योंकि अगर उस वक्त, यानी जो आपने पहले बात कही थी, कुछ वैसी परिस्थिति लगती है कि चलिए उस पर से एक चादर जो है वो डाल दिया जाए। फिलहाल वक्त इतना ही है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।